पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा में। डियर फ्रेंड्स, आज मैं पॉलिटिकल साइंस का मॉक टेस्ट लेकर आई हूँ आपके लिए, तो आप लोग अंत तक वीडियो को देखिएगा और इस मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करिएगा। ये बहुत हिंदी और इंग्लिश मीडियम में है। इसमें मैं जितनी भी यूनिट हैं आपके पॉलिटिकल साइंस में उन सारी यूनिट से क्वेश्चन उठाऊँगी और आप लोग इसे एक एग्ज़ाम के तौर पर ही लीजिएगा और पार्टिसिपेट जरूर से करिएगा। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। तो चलिए, स्क्रीन पे आपके सामने पहला क्वेश्चन है। तो मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के लिए है, ना कि व्यक्ति राज्य के लिए। यह उक्ति किस राजनीतिक दृष्टिकोण से संबंधित है? द स्टेट एग्जिस्ट्स फॉर द इंडिविजुअल एंड नॉट फॉर द इंडिविजुअल स्टेट, रिलेटेड टू विच एटीट्यूड? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मार्क्सवाद से यानी मार्क्सिज्म से, ऑप्शन बी उदारवाद से यानी लिबरलिज्म से, ऑप्शन सी गांधीवाद से यानी फ्रॉम गांधीज्म, एंड ऑप्शन डी फांसीवाद से यानी फ्रॉम फासिज्म। आपको बताना है कि राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के लिए है, ना कि व्यक्ति राज्य के लिए है। यह उक्ति किस राजनीतिक दृष्टिकोण से संबंधित है? द स्टेट एग्जिस्ट्स फॉर द इंडिविजुअल एंड नॉट फॉर द इंडिविजुअल स्टेट, रिलेटेड टू विच एटीट्यूड? क्या ये मार्क्सवाद से संबंधित है, उदारवाद से संबंधित है, गांधीवाद से संबंधित है या फिर फांसीवाद से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदारवाद से यानी लिबरलिज्म से। इसकी व्याख्या सुन लीजिए आप लोग। देखिए, जो उदारवाद है, उस उदारवाद का जो प्रारंभिक उदारवाद था, उसका जो राज्य संबंधी दृष्टिकोण था वो व्यक्तिवाद पर आधारित था और इसका विचार था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का आधार सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति है और जो संपूर्ण सामाजिक विकास है वो व्यक्तिगत उपक्रम पर ही निर्भर करता है। यानी कि वो जितना भी सामाजिक विकास है वो व्यक्ति द्वारा किए गए क्रियाकलापों पर ही निर्भर करता है और उदारवाद का उद्देश्य व्यक्ति को उन सभी मनमर्जी और स्वेच्छाचारी शक्तियों, विशेषकर राज्य की मनमानी शक्तियों से मुक्त करवाना था, जो कि व्यक्ति की इच्छा पर आधारित नहीं था। तो इसी संबंध में ये उक्ति प्रदान की गई है। तो उदारवाद का ये मानना था कि राज्य का अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति से है, ना कि व्यक्ति राज्य के लिए व्यक्ति है, राज्य व्यक्ति के लिए है, ना कि व्यक्ति राज्य के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। राज्य की उत्पत्ति दुर्बल पर सबल के नियंत्रण का परिणाम है। यह वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है? द ओरिजिन ऑफ द किंगडम इज रिजल्ट ऑफ स्ट्रांग कंट्रोल ओवर द वीक। टू व्हाट प्रिंसिपल इज द ओरिजिन ऑफ द स्टेट रिलेटेड? आपके ऑप्शन है ए, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत यानी गॉडेस ओरिजिन थियरी, ऑप्शन बी है शक्ति का सिद्धांत यानी थियरी ऑफ पावर, ऑप्शन सी है पैतृक सिद्धांत यानी एनेस्ट्रल थियरी, ऑप्शन डी है विकासवादी सिद्धांत यानी एवोल्यूशनरी थियरी। आपको बताना है कि राज्य की उत्पत्ति दुर्बल पर सबल के नियंत्रण का परिणाम है। यह जो वक्तव्य है या कथन है ये राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से रिलेट कर रहा है, आपको ये बताना। आई थिंक इसका आंसर तो सभी को पता होगा, सीधे सीधे इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, थियरी ऑफ पावर यानी शक्ति के सिद्धांत से संबंधित है। देखिए, जो शक्ति का सिद्धांत था या बल सिद्धांत, फोर्स थियरी या पावर थियरी इसको कह सकते हैं, इसका मानना था कि जो राज्य है वो उच्चतर शक्ति, शारीरिक शक्ति यानी शारीरिक बल का परिणाम है और राज्य का आरंभ कैसे हुआ? बलवानों द्वारा कमज़ोरों को अधीन कर लेने से हुआ। यानी जो शक्तिशाली लोग थे वो कमज़ोर लोगों पर अपना आधिपत्य स्थापित करते गए, तो इस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति हुई थी। ये राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत यानी थियरी ऑफ पावर या ये फोर्स थियरी का मानना था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लूरलिस्टिक? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी नहीं है। आपके ऑप्शन है ए, गियरके, बी, मैटलैंड, सी, अर्नेस्ट बार्कर और डी, जेरेमी बेंथम। आपको बताना है कि इन चारों विचारकों में से कौन बहुलवादी नहीं है। क्या ये गियरके हैं, क्या ये मैटलैंड है, क्या ये अर्नेस्ट बार्कर है या क्या ये जेरेमी बेंथम है? बताइए कौन बहुलवादी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, जेरेमी बेंथम। देखिए, जो जेरेमी बेंथम है ये बहुलवादी विचारक नहीं है।
बाकी जो तीनों विचारक हैं, जो ऑटो वान गियरके, ये 19वीं शताब्दी के जर्मनी समाजशास्त्री थे। और जो मैटलैंड है यह एक अंग्रेज इतिहासकार थे और ये बहुलवाद के सिद्धांत का जन्मदाता इन्हें माना जाता है। यानी जो गियरके हैं जो जर्मन समाजशास्त्री थे और जो F.W. मैटलैंड हैं ये अंग्रेज इतिहासकार थे। इन दोनों लोगों को ही राजनीतिक बहुलवाद के सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता है। बहुलवाद के जो अन्य विचारक हैं उनमें जो उल्लेखनीय नाम है उनमें J.N. फिजिस का नाम उल्लेखनीय है, ह्यूगो क्रेप का नाम उल्लेखनीय है, हेराल्ड लास्की का नाम, कोल का, बार्कर का और लिंडसे का। तो ये सभी बहुलवादी विचारक हैं, लेकिन जो जेरेमी बेंथम है ये बहुलवादी विचारक नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन पर चौथा क्वेश्चन है आपके सामने। T.H. मार्शल ने नागरिकता के अधिकारों की 3 श्रेणियों को पहचाना था, इनमें से कौन सी वह नहीं है? T.H. Marshall recognized 3 categories of citizenship rights, which is not one of them. आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट्स, ऑप्शन बी राजनीतिक अधिकार यानी पॉलिटिकल राइट्स, ऑप्शन सी आर्थिक अधिकार यानी इकोनॉमिक राइट्स और ऑप्शन डी सामाजिक अधिकार यानी सोशल राइट्स। आपको बताना है जो T.H. मार्शल ने नागरिकता के अधिकारों की 3 श्रेणियों को पहचाना था, इनमें से कौन सी वह श्रेणी नहीं है? क्या ये आर्थिक अधिकार है, क्या ये सामाजिक अधिकार है, क्या ये राजनीतिक अधिकार है या क्या ये कानूनी अधिकार है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी आर्थिक अधिकार। जो इकोनॉमिक राइट्स थे इसको T.H. मार्शल ने अपने अधिकारों की श्रेणी में नहीं विभाजित किया था। T.H. मार्शल ने अपनी प्रसिद्ध बुक सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, चाहे तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, T.H. मार्शल की जो बुक थी सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास यानी नागरिकता और सामाजिक वर्ग, जो कि 1950 में इन्होंने लिखी थी, के अंतर्गत यह बताया था कि ब्रिटेन में किस तरह से धीरे धीरे इन अधिकारों का विकास हुआ है, जिससे कि नागरिकता की संकल्पना अपने उत्कर्ष पर पहुंच चुकी है। और मार्शल के अनुसार नागरिक अधिकारों में कानून के समक्ष समानता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ, दैहिक स्वतंत्रता यानी लिबर्टी ऑफ द पर्सन, वाणी, विचार और आस्था की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, थॉट एंड फेथ, संपत्ति यानी प्रॉपर्टी रखने का और अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट्स करने के अधिकारों का विशेष स्थान होता है। तो T.H. मार्शल ने जो अधिकारों की 3 श्रेणियाँ पहचानी थी उनमें से आर्थिक अधिकार उनमें शामिल नहीं थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। इनमें से किससे थॉमस हेयर का नाम संबंधित है? टू विच ऑफ दीज इज रिलेटेड विथ थॉमस हेयर? आपके ऑप्शन है ए मार्क्सवादी क्रांति यानी मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन, ऑप्शन बी न्याय की मांग यानी डिमांड फॉर जस्टिस, ऑप्शन सी आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड ऑप्शन डी आतंकवाद यानी टेररिज्म। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किससे रिलेट करते हैं थॉमस हेयर। थॉमस हेयर किसके साथ रिलेट करते हैं आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के साथ रिलेट करते हैं थॉमस हेयर। देखिए जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व है यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये अल्पसंख्यकों को उनकी संख्या के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। और 1851 में इंग्लैंड में थॉमस हेयर ने यह योजना प्रस्तुत की थी जो कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन? आपके ऑप्शन है पहला ए J.S. मिल, बी लॉक, सी ऑस्टिन और डी हॉब्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन? आपको बताना है कि इनमें से कौन अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व से संबंधित है। क्या ये J.S. मिल है, क्या ये लॉक है, क्या ये ऑस्टिन है या क्या ये हॉब्स है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए J.S. मिल। J.S. मिल ये अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व से संबंधित है। और जो
अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व है उनमें उनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट समर्थक हैं वो हैं जॉन स्टुअर्ट मिल और रेमजे म्योर। तो ये दोनों ही विद्वान अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व से संबंधित हैं। मिल का कहना था कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व शासन कला के लिए एक महान उन्नतिजनक योजना है और इसका सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ये होती है कि इसके अंतर्गत मतदाताओं के प्रत्येक भाग को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 7 है आपके सामने स्क्रीन पर। किसका कथन है कि स्वतंत्रता करने योग्य एवं भोगने योग्य कार्यों को करने एवं भोगने की सकारात्मक शक्ति है। हुज स्टेटमेंट इज दैट देयर इज ए पॉजिटिव पावर टू डू एंड एंजॉय द थिंग्स दैट आर फ्री एंड एबल टू बी डन। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बार्कर, ऑप्शन बी मिल, ऑप्शन सी बेंथम और ऑप्शन डी हैयक। आपको बताना है कि इनमें से किस विद्वान ने यह कहा था कि जो स्वतंत्रता है वो करने योग्य एवं भोगने योग्य कार्यों को करने एवं भोगने की सकारात्मक शक्ति है। Whose statement is that there is a positive power to do and enjoy the things that are free and able to be done। क्या ये बार्कर है, क्या ये मिल है, क्या ये बेंथम है या क्या ये हायक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए बार्कर। बार्कर ने कहा था कि बार्कर के अनुसार जो ग्रीन की स्वतंत्रता की अवधारणा है, ग्रीन की स्वतंत्रता की अवधारणा क्या है? स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है जिसका अर्थ ऐसा कार्य करने की एवं ऐसी सुविधाओं के उपभोग करने की स्वतंत्रता होती है जो करने या उपभोग करने योग्य है। तो बार्कर ग्रीन के इसी स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा का समर्थन करते हुए ये कथन कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने स्क्रीन पर। इनमें से किस देश में दबाव समूह सबसे कम प्रभावी है? इन विच कंट्री इज द प्रेशर ग्रुप्स द लीस्ट इफेक्टिव? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी यूके एंड ऑप्शन डी यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपको बताना है कि ये जो कंट्रीज़ दी गई हैं आपके सामने ऑप्शन के रूप में, इनमें से किस कंट्री में जो प्रेशर ग्रुप्स हैं यानी दबाव समूह है वो सबसे कम प्रभावी हैं। क्या ये इंडिया है, क्या ये चाइना है, क्या ये कंट्री यूनाइटेड किंगडम है या क्या ये कंट्री यूएसए है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी चाइना। चाइना में दबाव समूह सबसे कम प्रभावशाली है। देखिए जो सर्वाधिकारी शासन व्यवस्थाएं होती हैं वो केवल वही होती हैं जिसमें एक दल या नेता सभी नीति निर्णय लेने का असीमित व अनियंत्रित अधिकार रखते हैं और ऐसी व्यवस्थाओं में जो शक्ति होती है निर्मम शक्ति वो आतंक के सहारे राजनीतिक प्रक्रिया को केवल एक ही केंद्र द्वारा संचालित किया जाता है। अतः बाहर के किसी भी समूह को भी राजनीतिक प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई भूमिका उठाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। देखिए जो 1966 में चीन की जो सांस्कृतिक क्रांति थी जो कि 1975 ईस्वी में चाओ एन लाई के देहांत के बाद प्रधानमंत्री के पद के लिए हुआ था, तो इस शक्ति संघर्ष तथा 1976 में जो माओ से तुंग की मृत्यु के बाद का संघर्ष यह स्पष्ट करता है कि जो साम्यवादी व्यवस्थाओं में जो दबाव समूह विद्यमान रहते हैं परंतु ये उतना अधिक सक्रिय नहीं होते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से दबाव समूह नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रेशर ग्रुप? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इंटक, ऑप्शन बी फिक्की, ऑप्शन सी हिंदू महासभा एंड ऑप्शन डी असम गण परिषद। आपको बताना है कि जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा दबाव समूह का एग्जाम्पल नहीं है। क्या ये इंटक है, क्या ये फिक्की है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्या ये हिंदू महासभा है, क्या ये असम गण परिषद है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रेशर ग्रुप? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी असम गण परिषद दबाव समूह नहीं है। देखिए जो असम गण परिषद है ये असम का एक क्षेत्रीय दल है और असम गण परिषद का जो ओरिजिन हुआ था, उदय हुआ था, वो असम आंदोलन जब हुआ था 1979 से 85 के बीच के समय हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व शुरू से आखिर तक विद्यार्थियों ने किया था और विद्यार्थी नेताओं ने अंत तक इस आग्रह को कायम रखा था कि वे राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं रखेंगे। इसके बाद क्या हुआ, अगस्त 1985 में असम समझौता हुआ जिसके तहत व्यवस्थित रूप से चुनाव हुए और असम आंदोलनकारियों ने चुनाव लड़ने के लिए असम गण परिषद के नाम से एक क्षेत्रीय दल का गठन किया। तो असम गण परिषद असम का एक प्रमुख क्षेत्रीय दल है, ना कि कोई दबाव
जवाब समूह। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10, सीमित एवं उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत किसने दिया था? हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड एंड एंश्योरेबल गवर्नमेंट? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी लॉक एंड ऑप्शन डी प्लेटो। हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड एंड एंश्योरेबल गवर्नमेंट? सीमित एवं उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत किसने दिया था? क्या ये हॉब्स है, क्या ये रूसो है, क्या ये लॉक है, या क्या ये प्लेटो है? आई थिंक इसका आंसर तो सभी को पता होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे। देखिए आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कमेंट के रूप में अपना स्कोर जरूर से मेरे साथ शेयर किया करिए, इसमें कोई झिझक मत किया करिए। जब आप लोग इसे टेस्ट के फॉर्म में लेंगे तो आपके लिए ये ज़्यादा इजी हो जाएगा अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि आपका जो ये माइंड सेट हो जाएगा, आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। तो इसे आप मार्क टेस्ट की तरह से लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉक। लॉक ने एक सीमित एवं उत्तरदायी सरकार की स्थापना की थी, यानी कल्पना की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। इनमें से कौन सा विचारक प्रजातंत्र का समर्थक नहीं है? विच वन ऑफ दीज थिंकर्स इज नॉट ए सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी? आपके ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी रूसो एंड ऑप्शन डी T.H. ग्रीन। Which one of these thinker is not a supporter of democracy? आपको बताना इनमें से कौन सा विचारक प्रजातंत्र का समर्थक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लेटो। प्लेटो जो है वो प्रजातंत्र के समर्थक नहीं है, और प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में लोकतंत्र की कठोर आलोचना की है, क्योंकि इनके मस्तिष्क पर अपने गुरु सुकरात को विषपान कराने वाले एथेंस के लोकतंत्र का बुरा असर पड़ा था, और तभी से इस घटना के कारण इनके मन में लोकतंत्र के प्रति घृणा की भावना पैदा हो गई थी। यूनानी लोकतंत्र के इस अन्यायी और निर्मम रूप ने उनके हृदय की कोमल भावनाओं को झकझोर कर रख दिया था, और इसी कारण ये लोकतंत्र के समर्थक नहीं थे। के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। प्रजातंत्र की बाजार या प्रतिस्पर्धात्मक सिद्धांत की वकालत किसने की थी? मार्केट और कॉम्पिटिटिव थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी हु एडवोकेटेड? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी मोस्का, ऑप्शन सी पेरेटो एंड ऑप्शन डी मिचेल्स। हु एडवोकेटेड द डेमोक्रेसी थियोरी ऑफ मार्केट एंड कॉम्पिटिटिव? आपको बताना है कि प्रजातंत्र की बाजार या प्रतिस्पर्धात्मक सिद्धांत की वकालत किसने की थी? मार्केट और कॉम्पिटिटिव थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी हु एडवोकेटेड? क्या ये मैक्स वेबर है, क्या ये मोस्का है, क्या ये पेरेटो है, या क्या ये मिचेल्स है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैक्स वेबर। डियर फ्रेंड्स, जिस तरह से प्राचीन काल में यानी प्राचीन जो लोकतंत्र था उसमें अभिजातीय तंत्रियों को संदेह की दृष्टि से देखा जाता था, तो उसी तरह से लोकतंत्र के सिद्धांतकारों को भी अभिजात्यवादियों द्वारा अविश्वास की दृष्टि से देखा जाता था, और दोनों को एक दूसरे की विशेषताओं और त्रुटियों का पूरा ज्ञान है यह माना जाता था। देखिए जो ये अभिजात्यवादी थे वो अपनी व्यावहारिकता और गैर लोकतांत्रिक देशों दोनों से ही भली भांति परिचित हैं, और इस प्रकार से जो लोकतंत्रवादी हैं वो भी खूब अच्छी तरह से जानते थे कि वे जनता के कितने सेवक हैं और कितने गैर व्यवहारिक हैं। तो इसी के सम्मिलन से, इसी के मिक्सचर से एक नई विधा या प्रणाली ने जन्म लिया था, जिसे अभिजात्यवादी लोकतंत्र या लोकतंत्री अभिजात्यवादी या प्रतिस्पर्धात्मक लोकतंत्र सिद्धांत या आत्मनिर्णयकारी अभिजात्य तंत्र कहा जाता था, और इसके प्रतिपादक थे मैक्स वेबर। फ्रेंड्स, ये था आज का प्रैक्टिस सेट। आशा करती हूँ आप सभी ने अंत तक इसमें पार्टिसिपेट किया होगा, और आप सभी लोग मुझे अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर से बताएंगे। इसे आप लोग टेस्ट के फॉर्म में लीजिए, और अपनी तरह से ही UGC नेट, DSSB PGT एग्ज़ाम और स्कूल लेक्चर एग्ज़ाम या PhD एग्ज़ाम की तैयारी, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स में इन्हें शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। इसे अधिक से अधिक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल की सेटिंग पर सेट कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगले प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।